साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए हम जो पाठ्यक्रम चला रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम हिंदी साहित्य लेखन परंपरा चला रहे हैं। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा की कड़ी में हमने आप लोगों को इसके पहले वैसे तो हमने बता ही दिया है कि हिंदी साहित्य का जो लेखन हुआ है वो 19वीं शताब्दी में ही मूल रूप से क्रमबद्ध ढंग से किया गया, वैज्ञानिक ढंग से किया गया। लेकिन कहीं न कहीं हिंदी साहित्य की जो लेखन परंपरा रही है, इसकी जड़ें मध्यकाल में जाती हैं और चाहे गारसा दत्तासी जी रहे हों, चाहे गिरियर्सन जी रहे हों, चाहे रामचंद्र शुक्ल हों, चाहे शिव सिंह सेंगर रहे, सबने कहीं न कहीं अपने से पूर्ववर्ती यानी कि भूतपूर्व जो कवि रहे हैं, उनके जो ग्रंथ रहे हैं, जिनमें इस तरह के स्रोत मिले हैं, उन्होंने स्रोत ग्रंथ आधार स्रोत बनाया है। तो इस आधार स्रोत के कड़ी में हम ले चले थे आप लोगों को गोकुल नाथ जी की तरफ, जिनकी रचना 252 84 वैष्णवन की वार्ता तथा 252 वैष्णवन की वार्ता। ये वार्ताएँ थी जिनमें अ, भक्त कवियों की रचनाएँ तथा उनमें जो सेवक आदि रहे हैं, जिनकी बारे में चर्चा वल्लभाचार्य के कुछ शिष्य रहे हैं, कुछ विट्ठलनाथ के शिष्य रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा आधार स्रोत बना है। शिव सिंह सेंगर ने यहाँ से बहुत सी चीज़ें लिया है और शिव सिंह सरोज लिखा उन्होंने। उसके अलावा इनके बाद और भी लेखक हुए, जैसे भक्तमाल लिखा, नाभा दास ने लिखा, अ, बाबा बेणी माधव हुए और ध्रुव दास जी हुए, कालिदास त्रिवेदी हुए। उसके बाद कृष्णानंद व्यास देव के बारे में भी हमने बता दिया है। ये तो ये तो हो गए जो प्राचीन काल से चले आ रहे थे। प्राचीन काल यानी कि जो हिंदी का प्राचीन काल, यानी कि हिंदी का जो समय शुरू होता है पुरानी हिंदी से, उस काल को हिंदी के प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो प्राचीन काल से ही तमाम तरह की पुस्तकें, जो ज्ञान का भंडार था, साहित्य की पुस्तकें, ये लोगों के घरों में, राज पुस्तकालयों में, मंदिरों में, मठों में, मस्जिदों में इत्यादि जगह बिखरी हुई पड़ी थी और उनको व्यवस्थित रूप ढंग नहीं दिया गया था। तो कहीं न कहीं एक करने के लिए, इनको एक करने वाले, इनको खोज-खोज कर इनके बारे में जनता को बताने वाली संस्था एक रही है, जो कि उस हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में यानी हिंदी के क्षेत्र में सबसे अग्रणी संस्था और सबसे बड़ी संस्था के रूप में जानी जाती है, जिसका नाम है नागरी प्रचारणी सभा काशी। और उसने जो जो अपना तैयार किया था वो ग्रंथ, इकट्ठा किया था खोज-खोज करके, उसका शब्द है शब्द सागर के नाम से। आज का हमारा प्रकरण यही होगा कि नागरी प्रचारणी सभा काशी और उसके द्वारा जो रचित है, जो ग्रंथ तैयार किया गया शब्द सागर। तो दोस्तों, चाहे बाबा बेनी माधव रहे हों, चाहे ध्रुवदास जी रहे हों, चाहे कालिदास त्रिवेदी जी रहे हों, चाहे गोकुलनाथ जी रहे हों, चाहे उसके पहले और भी बहुत से रचनाकार रहे हों। इसके अलावा वीर काल में आप जाएँगे या आप हंस काल में जाएँगे या पाली काल में जाएँगे, हाँ, प्राकृत काल में जाएँगे और हट्ट काल में जाएँगे, तो देखेंगे कि तमाम तरह की रचनाएँ राज पुस्तकालयों में और तमाम तरह के जो प्राइवेट पुस्तकालय है, सरकारी संस्थाओं में, मंदिरों में, मठों में पड़ी हुई थी, बिखरी हुई थी, जिनको एकत्र नहीं किया किया गया था, जिनमें ज्ञान का भंडार भरा हुआ था और जनता नहीं जान पा रही थी। तो उस ज्ञान को, जो जगह-जगह बिखरे हुए थे, इस ज्ञान को इकट्ठा करने का काम सबसे पहले यानी कि साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले नागरी प्रचारणी सभा काशी ने शुरुआत की। और इसी की देन है, नागरी प्रचारणी सभा काशी की ही देन है कि आज हिंदी पूरी दुनिया में हिंदी का बोलबाला है। बोलने वालों की एक विशेष संख्या है। हिंदी आज भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है और हिंदी भारत के लगभग सभी राज्यों में बोली जाती है। इसके विस्तार का, इसकी उन्नति का कहीं न कहीं कारण नागरिक प्रचारणी सभा रही है और नागरिक प्रचारणी सभा की ही देन है। पहले देखिए हिंदी विषय नहीं हुआ करता था।
साहित्य के रूप में कुछ भी चला चल करता था, हिंदी विषय नाम से नहीं हुआ करता था। तो हिंदी साहित्य आज जो देख रहे हैं आप, प्राइवेट स्कूल से लेकर यानी क्लास 1 से लेकर के यूनिवर्सिटी, कॉलेज में पीएचडी आदि करने के लिए जो हिंदी विषय है, ये हिंदी विषय के रूप में अगर आई कहीं हिंदी या साहित्य को लेकर के, तो कहीं न कहीं नागरिक प्रचारणी सभा की देन है। नागरिक प्रचारणी सभा ने हिंदी की उन्नति संबंधी, हिंदी भाषा की उन्नति, हिंदी साहित्य की उन्नति तथा देवनागरी लिपि की उन्नति और उसके विकास से संबंधित और हिंदी के प्रचार-प्रसार का काम बखूबी और नागरिक प्रचारणी सभा ने किया और इसे हिंदी को चरम पर ले आई। तो ऐसी संस्था के बारे में एक बार जानना ज़रूरी है, क्योंकि इससे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ इत्यादि कई साल में आप देखेंगे जगह-जगह इनके बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि नागरिक प्रचारणी सभा का क्या सहयोग रहा है हिंदी विषय को बनाने में और तमाम तरह के ज्ञान को इकट्ठा करने में, और इस संस्था से कौन-कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा आज का विषय है, हमने लिख भी दिया है, नागरिक प्रचारणी सभा काशी तथा हिंदी शब्द सागर। दोस्तों बता दें कि हिंदी की उन्नति के लिए सबसे पहले नागरिक प्रचारणी सभा ही आगे अग्रणी संस्था हुई और नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना काशी में 16 जुलाई सन 1993 की 1893 ईस्वी 1893 ईस्वी को 16 जुलाई सन 1893 ईस्वी को बनारस में काशी के क्वींस कॉलेज में 3 महाभावकों ने किया था। कौन-कौन से थे वो लोग? एक क्वींस कॉलेज वाराणसी के छात्रावास है, जिसमें बैठकर वहाँ कौन-कौन से लोगों ने किया था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज में उसके बरामदे में बैठकर नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 16 जुलाई 1893 ईस्वी को 3 महामानवों ने, जिनका नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, दूसरा पंडित राम नारायण मिश्रा, पंडित राम नारायण मिश्रा, पहला श्याम सुंदर, दूसरा पंडित राम नारायण मिश्रा और तीसरे हैं शिव कुमार सिंह, तीसरे हैं शिव कुमार सिंह। बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है, हर बार कहीं न कहीं नागरिक प्रचारणी सभा से ये प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये 3 नाम हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्रा और तीसरे हैं शिव कुमार सिंह। ये 3 महानुभावों ने वाराणसी के क्वींस कॉलेज के बरामदे में बैठकर 16 जुलाई सन 1893 ईस्वी को नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना काशी में किया था। काशी में किया था। कौन-कौन थे? याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा प्रश्न बना है। आज फिर इसको कोड बना लीजिए, श्याम राम शिव, चाहे राम श्याम शिव, राम श्याम शिव, तीनों आ जा रहे हैं, राम आ रहे हैं, कृष्ण आ जा रहे हैं, शंकर भगवान आ जा रहे हैं, राम श्याम शिव। तो याद कर लीजिए इसको कि इसकी स्थापना ये बहुत ज्यादा पूछा है। 1893 तो जान जाएंगे, लेकिन 16 जुलाई कभी-कभी पूछ देता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो 16 जुलाई 1893 ईस्वी को डॉक्टर श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्रा और तीसरे शिव कुमार सिंह ने बनारस के क्वींस कॉलेज के बरामदे में या छात्रावास के बरामदे में बैठकर उन्होंने इसकी स्थापना की थी। जब ये इन लोगों ने स्थापना किया, उस समय ये लोग उस समय कक्षा 9 के विद्यार्थी थे। सोचिए, कक्षा 9 के विद्यार्थियों के पास इतने दिमाग कहाँ से आए? कितना गजब के उन्होंने सोचा है। क्लास 9th के बच्चे खेलने कूदने में ही मस्त रहते हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल इत्यादि में ही मस्त रहते हैं। जिस उम्र में जिस उम्र में बच्चे
बच्चों को ज्ञान ही नहीं होता कोई संस्था गठित करें। इस उम्र में इन 3 महानुभावों ने पंडित श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्रा और डॉक्टर शिव कुमार सिंह, इन 3 महानुभाव जो क्लास 9th के बच्चे थे, कक्षा 9 के बच्चे थे ये लोग, इन लोगों ने नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को काशी में किया था। और ये लोग कक्षा 9 के विद्यार्थी थे, पूछा भी है कई बार, ध्यान रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे बाबू राधा कृष्ण दास। एक थे बाबू, काशी के ही बाबू राधा कृष्ण दास। ये भारतेंदु के फुफेरे भाई थे, ठीक है, फुफेरे भाई इसके भारतेंदु के। भारतेंदु का मतलब समझिए क्या होंगे, कौन? वही भारतेंदु एक ही व्यक्ति को कहा गया है। हाँ, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्ण दास जी काशी में रहा करते थे। इसके प्रथम अध्यक्ष बने, याद रखिएगा, प्रथम अध्यक्ष बने। भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्ण दास काशी में रहते थे, जो कि यह संस्था स्थापित हुई काशी नागरी प्रचारणी सभा, इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए, याद रखिएगा, बाबू राधा कृष्ण दास इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। और पहले साल ही अंबिका दत्त व्यास, ग्रियर्सन, प्रेमघन इसके सदस्य बने। कौन कौन बने सदस्य? प्रथम वर्ष ही जब यह स्थापित हुआ, उसके प्रथम वर्ष में ही, ठीक है, कौन कौन बने प्रथम वर्ष में? पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित अंबिका दत्त व्यास, ग्रियर्सन, डॉक्टर ग्रियर्सन तथा तीसरे थे आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तीसरे थे बद्री नारायण चौधरी, ये शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी यानी कि ये 3 लोग, जब ये 18 जुलाई 1893 में गठित हुआ, तो उसी साल ये बाबू हरिश्चंद्र के भाई, फुफेरे भाई जो थे, वो मतलब फुआ के लड़के राधा कृष्ण दास जी थे, काशी में रहते थे, इसके प्रथम अध्यक्ष बने। और उसके पहले ही साल 3 महानुभाव पंडित अंबिका दत्त व्यास, डॉक्टर ग्रियर्सन तथा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसके सदस्य बने, प्रथम सदस्य बने, ठीक है, सदस्य बने। प्रथम सदस्य यही 3 लोग बने थे। कौन कौन? याद कर लीजिएगा, पहले साल अंबिका दत्त व्यास, ग्रियर्सन और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसके सदस्य बने। शुरू में ही इस सभा का ध्यान इस बात की ओर गया कि लाखों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों में लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हुई हैं। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से सभा ने 1900 ईस्वी में पुस्तकों की खोज शुरू की। सरकार ने इन्हें कुछ सहायता दिया, सरकारी सहायता से सहायता प्राप्त कर, ठीक है, इनको सरकारी सहायता कुछ मिली, कुछ पैसे मिले इनको खोज करने के लिए। क्या खोज करने के लिए? जो राज पुस्तकालयों में, मठों में, मंदिरों में, लोगों के घरों में, लोगों के हाथों में, लोकोक्त मुहावरों में जो साहित्य, हिंदी साहित्य पड़ा हुआ था, उसे इकट्ठा करने का काम नागरिक प्रचारणी सभा को दिया गया और कुछ सरकारी सहायता भी इन्हें दिया गया। इसने नागरिक प्रचारणी सभा ने सन 1900 ईस्वी से पुस्तकों का खोजने का, सन 1900
1900 ईस्वी में इसने पुस्तकों को खोजने का कार्य आरंभ किया। ठीक है, यह प्रश्न पूछता है, याद करिएगा कि सरकारी सहायता प्राप्त कर सन 1900 ईस्वी से सभा ने राज पुस्तकालयों आदि में जो पड़ी हुई थी पुस्तकें, हिंदी साहित्य की पुस्तकें, ज्ञानवान पुस्तकें, उन सबको खोजने का काम इसने शुरू किया। सन 1900 ईस्वी से इन्होंने शुरू किया और इसने सन 1911 तक इसकी खोज की। ठीक है, इसने सन 1900 शुरू किया और 1911 तक खोजा। सन 1911 तक खोजा और इस बीच में इसने 8 संस्करण प्रकाशित कराया। 8 रिपोर्ट दिया इसने, 8 रिपोर्ट दिया, यानी कि यहां से यहां तक 1900 से 1911 के बीच तक खोज किया इसने और इस दौरान इसने 8 रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस 8 रिपोर्ट में सैकड़ों के हजारों की संख्या में, सैकड़ों हजारों की संख्या में कवियों, ग्रंथों का पता लगाया। न जाने कितने कवि अनजान जगहों पर, अनजान पुस्तकालयों में पड़े हुए थे किताबों के माध्यम से। उसने तमाम तरह की किताबों को खोजा और 8 रिपोर्ट प्रस्तुत किया, यानी कि 11 वर्ष तक इसने काम किया और 11 वर्ष के बीच में इसने 8 रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इनमें हजारों कवियों के बारे में पता चला। सन 1913 ईस्वी में इस सामग्री का ही प्रयोग करके मिस्र बंधुओं ने, देखिए जब ये 8 रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई, इस 8 रिपोर्टों के आधार पर, इसी आधार पर सन 1913 ईस्वी में, गड़बड़ा जा रहा है, 1913 ईस्वी में, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा ये प्रश्न, तो समझ लीजिए कि कौन सा ऐसा पीटी नेट जा रहा था जिससे पूछता नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे झारखंड का, चाहे केबीएस, एनबीएस इत्यादि परीक्षाओं का हो, उनमें पक्का बना है। इन्हीं 8 रिपोर्टों के आधार पर सन 1913 ईस्वी में इसी का उपयोग करके, इसी सामग्री का उपयोग करके इन्होंने, मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद लिखा है। मिस्र बंधु विनोद एक साहित्य ग्रंथ लिखा। ये ग्रंथ है इनका, मिस्र बंधुओं का मिस्र बंधु विनोद साहित्य ग्रंथ सन 1913 में इन्होंने इन्हीं 8 रिपोर्टों के आधार पर इन्होंने लिखा। किसने? मिस्र बंधुओं ने। मिस्र बंधुओं ने सन 1913 ईस्वी में मिस्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ लिखा। अब एक प्रश्न और बनता है, जैसे ये तो हो गया कि मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद कब लिखा था, तो 1913 में। मिस्र बंधुओं की किताब कौन सी है जो हिंदी साहित्य के इतिहास है, तो वो है मिस्र बंधु विनोद। अब एक प्रश्न और बनता है कि मिस्र बंधु कौन है। मिस्र बंधु कौन है, यानी कि मिस्र बंधु का मतलब हो गया बंधु के इसमें कई लोग शामिल हैं, तो मिस्र बंधु किसे किसे कहा गया है। मिस्र बंधुओं में कौन कौन शामिल है, तो मिस्र बंधुओं में 3 मिस्र, यानी कि मिस्र जाति कह दीजिए, जैसे ब्राह्मण में मिश्रा जाति होती है, तो 3 भाई थे जिनको मिला करके मिस्र बंधु कहा जाता है। इन 3 भाई में कौन कौन से थे? श्याम बिहारी, दूसरे कौन थे? सुखदेव बिहारी। देखिए मिस्र बंधुओं में 3 बंधु हैं, तीनों भाई हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि याद कर लीजिए, पक्का पूछता है। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी तथा तीसरे कौन है? गणेश बिहारी।
गणेश बिहारी। तो सरकारी सहायता प्राप्त कर सभा ने सन 1900 ईस्वी में अपना खोज का कार्य आरंभ किया। 8 रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1911 ईस्वी तक। इन्हीं 8 रिपोर्टों के आधार पर मिश्र बंधुओं में जिसमें शामिल हैं श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, इन्होंने अपना एक बहुत भारी ग्रंथ लिखा, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि मिश्र बंधुओं ने बहुत भारी ग्रंथ लिखा, कवि वृत्त लिखा। वो ग्रंथ हिंदी एक बात याद रखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल कभी भी इतिहास की बात नहीं किए हैं, वो केवल कवि वृत्त हैं। इतिहास को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो वृत्त वृत्त वो वाला वृत्त नहीं, वृत्त मतलब होता है वृत्तांत या कहानी, या उनके बारे में इतिहास, एक तरह से इतिहास ही होता है। तो उन्होंने हमेशा कवि वृत्त संग्रह किया या वृत्त संग्रह का नाम लिया है। उन्होंने कहीं भी इतिहास की बात नहीं की है। तो हमेशा जो इतिहास रहा है उसको वृत्त संग्रह कहते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि मिश्र बंधु विनोद एक बड़ा भारी ग्रंथ है, जिसका लेखन 1913 में हुआ था। तो 1913 में ईस्वी में मिश्र बंधुओं ने लिखा मिश्र बंधु विनोद। इसमें मिश्र बंधुओं में शामिल हैं तीन लेखक हैं, महानुभाव हैं, महामानव हैं। पहले हैं श्याम बिहारी, दूसरे सुखदेव बिहारी, तीसरे गणेश बिहारी। यह 3 लोग शामिल है किसमें? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ को शुक्ल जी ने बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा। इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये पूछता है इस तरह से। तो दोस्तों, हमने 8 रिपोर्टों के आधार पर मिश्र बंधु विनोद के बारे में बता दिया है। और मिश्र बंधु कौन कौन है? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। एक प्रश्न और बनता है कि जब ये सभा की स्थापना हुई थी, जब यह सभा काम कर रही थी, अपने कार्य में लगी हुई थी, तमाम रिपोर्टों के रूप में खोज कर रही थी, उस समय जो न्यायालय जो थे, जुडिशरी डिपार्टमेंट था, इनकी भाषा या तो इंग्लिश थी या तो फिर उर्दू थी, हिंदी नहीं थी। तो इस सभा यानी कि ये नागरिक प्रचारणी सभा ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कि हिंदी को न्यायालयों की भाषा माना गया। उस समय जो संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत की भाषा, संयुक्त प्रांत में उत्तर प्रदेश और कौन कौन से आते थे, इनमें न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी और उर्दू हुआ करती थी। सभा ने प्रयत्न किया और उस समय बड़े प्रचलित नेता थे मदन मोहन मालवीय जी। तो मदन मोहन मालवीय जी से सभा ने सहयोग लिया और मदन मोहन मालवीय जी तैयार हो गए इस बात को लेकर के कि ठीक है, मैं इसके लिए अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। तो सभा ने मदन मोहन मालवीय जी के सहयोग से उस समय सरकार से बात किया। तो सहयोग से सन 1900 ईस्वी से सरकार ने इनकी बात भी मान ली। सन 1900 ईस्वी से संयुक्त प्रांत के न्यायालयों की भाषा नागरी के प्रयोग की आज्ञा दे दी गई। कर्मचारियों को हिंदी उर्दू दोनों को जानना अनिवार्य कर दिया गया। तो सन 1900 ईस्वी में संयुक्त प्रांत हुआ करता था। उस समय संयुक्त प्रांत, इसकी जो न्यायालयों की भाषा हुआ करती थी, न्यायालय की, वो उर्दू होती थी या फिर अंग्रेजी। ठीक है। तो नागरिक प्रचारणी सभा ने मदन मोहन मालवीय जी से सहयोग लिया और मदन मोहन मालवीय जी ने सहयोग किया, सरकार से बात किया। इस माफिक सन 1900 ईस्वी में जो संयुक्त प्रांत के न्यायालयों की भाषा वो उर्दू के साथ हिंदी को भी अनिवार्य कर दिया गया। और एक बात और है कि जो कर्मचारी हुआ करते थे सरकारी, उन्हें उर्दू के साथ साथ हिंदी भी जानना अनिवार्य कर दिया गया। जब जान लिए कोई भाषा अगर आपकी रोजगार से जुड़ जाती है, जब ये रोजगार की भाषा बन जाती है, तो उसको विकास करने में बहुत ही कम टाइम लगता है।
क्योंकि लोगों को उस भाषा में रोज़गार मिलने के आशा होते हैं। पहले क्या था? पहले आप देखेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में देखेंगे, उन्होंने शुरू-शुरू में उर्दू में तमाम तरह के कहानियाँ और उपन्यास आदि लिखे हैं। इसका कारण ये था कि उस समय उर्दू क्या थी रोज़गार पाने की एक रोज़गार पाने की भाषा थी और ये उर्दू जो जानता था, उसे रोज़गार तुरंत मिल जाता था। तो अभी देखा गया कि जब अगर हिंदी को बढ़ाना है तो सबसे पहले आप रोज़गार से जोड़ दीजिए। तो नागरिक प्रचारणी सभा ने मालवीय जी के सहयोग से इसे न्यायालयों में और कर्मचारियों जो सरकारी कामकाज का काम होता है, वहाँ पर इन्होंने हिंदी को भी अनिवार्य करवा दिया और सरकार ने मान भी लिया। तो इस प्रकार हिंदी को सन 1900 ईस्वी में भी न्यायालयों और ऑफिसों में, कार्यालयों में की भाषा हिंदी को ही बना दिया गया और इसके जो कार्य करने वाले थे, कार्यकर्ता थे, वहाँ पे सरकारी कार्यालयों आदि में उन्हें भी उर्दू के साथ-साथ हिंदी भी सीखने के लिए अनिवार्य कर दिया गया। इस प्रकार हिंदी के विकास में बहुत बड़ा योगदान की एक शुरुआत हुई और यह आंदोलन बढ़ता ही गया। आगे जिस जितना अधिक सरकारी काम-काज की भाषा भाषा होती गई, उस तरह से इसका विकास होता गया, तो उर्दू के साथ-साथ हिंदी का भी विकास उसी समय दौर से चलने लगा। ठीक है? अब आइए, अभी तक हमने बताया कि 1900 ईस्वी से यह संयुक्त प्रांत की न्यायालयों और कार्यालयों की भाषा बन गई और लोगों को जो कार्य करते थे वहाँ, उनको उर्दू के साथ-साथ हिंदी को भी सीखना अनिवार्य कर दिया गया। इस तरह से भाषा की उन्नति में यह एक बहुत मील का पत्थर साबित हुआ। अब अगला बताने जा रहे हैं आपको नागरी कैरेक्टर लेख। इस सभा ने नागरी कैरेक्टर कैरेक्टर लेख लिखा। एक लेख इसने लिखा, नागरिक प्रचारणी सभा जो काशी में रहती थी, उसने एक लेख लिखा। उस लेख का क्या नाम था? नागरी कैरेक्टर लेख। इसको लिखने वाले कौन थे? राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास। तो राधा कृष्ण दास ने नागरी कैरेक्टर लेख लिखा था। यह प्रश्न बना है, याद रखिएगा। टीजीटी पीजीटी नेट जब कहीं भी बन सकता है आगे कि नागरिक प्रचारणी सभा में जो नागरिक कैरेक्टर लेख लिखा गया था वो किसने लिखा था? तो नागरिक कैरेक्टर लेख राधा कृष्ण दास ने लिखा था, याद रखिएगा। सभा ने हिंदी भाषा के लिए एक बहुत बड़ा या बहुत बृहत शब्द संग्रह का निर्माण किया था। ठीक है? जो नागरिक प्रचारणी सभा थी, उसने शब्द संग्रह तैयार किया, बहुत बड़ा शब्द संग्रह। इसका मतलब समझ गए होंगे, शब्दों का संग्रह। तो नागरिक प्रचारणी सभा ने एक बहुत बड़ा शब्द संग्रह तैयार किया। इस शब्द संग्रह का नाम था हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर। शब्द सागर। ठीक है? यह एक शब्द संग्रह नागरिक प्रचारणी सभा ने तैयार किया अपने तमाम खोजों और रिपोर्टों के आधार पर। यह शब्द संग्रह था हिंदी शब्द सागर। इस कहा जाता है कि यह बृहत शब्द संग्रह था। बृहत, बृहत। इसे बहुत भारी शब्द संग्रह कहे हैं रामचंद्र शुक्ल। और मिश्र बंधुओं का जो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ है, उसे भी डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से कहा है? उन्होंने कहा है कि यह एक बहुत भारी ग्रंथ है, याद रखिएगा। तो एक बृहद शब्द संग्रह नागरिक प्रचारणी सभा ने तैयार किया था, जिसका नाम था हिंदी शब्द सागर। और एक नागरिक कैरेक्टर लेख लिखा था किसने? राधा कृष्ण दास ने लिखा था। इसे रट लीजिए, नहीं रटेंगे तो पक्का आपका गलत हो जाएगा। ये पूछना ही पूछना है, बहुत ज्यादा पूछेगा। तो हिंदी शब्द सागर तैयार किया गया है।
तो नागरिक प्रचारणी सभा ने एक बृहद शब्द संग्रह तैयार किया, जिसे हिंदी शब्द सागर के रूप में जाना गया। इसका नाम था हिंदी शब्द सागर। यह प्रथम हिंदी मानक कोश है। ये प्रथम हिंदी मानक कोश है। मानक कोश है। हिंदी शब्द सागर को ही प्रथम हिंदी मानक कोश कहा गया। इसको इसकी उपाधि दी गई है कि यह प्रथम हिंदी मानक कोश है। इस शब्द सागर की स्थापना के लिए दरभंगा नरेश लक्ष्मीश्वर थे। दरभंगा बिहार में पड़ता है। दरभंगा नरेश यानी राजा, दरभंगा के राजा थे जिनका नाम था लक्ष्मीश्वर। इनका नाम था क्या? लक्ष्मीश्वर। तो दरभंगा नरेश लक्ष्मीश्वर थे, जिन्होंने उस जमाने में 125 रुपया चंदा दिया था। 125 रुपया चंदा दिया था। याद रखिएगा कि एक बृहत नागरिक प्रचारणी सभा ने करेक्टर लेख लिखा, जिसको लिखे थे राधा कृष्ण दास। एक बृहत शब्द संग्रह लिखा, जो प्रथम हिंदी का मानक कोश माना गया। उसका नाम था हिंदी शब्द सागर। इसकी लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए, हिंदी शब्द सागर को स्थापित करने के लिए, उस समय दरभंगा नहीं बिहार में थे। बिहार में एक राज्य जिला है। तो दरभंगा नरेश लक्ष्मीश्वर थे, जिन्होंने 125 रुपया चंदा, 125 का मतलब समझ रहे हैं, आज का अगर कहेंगे तो, अगर माने तो कम से कम करोड़ों रुपया, 1 करोड़ रुपया मानेंगे। तो उस समय 125 रुपया चंदा दिए थे। कौन दिए थे? दरभंगा के नरेश लक्ष्मीश्वर जी ने 125 रुपया चंदा दिया था। और इस शब्द सागर का की स्थापना हुई थी। हिंदी शब्द सागर के प्रधान संपादक, इसके प्रधान प्रधान याद रखिएगा, प्रधान संपादक कौन बने? प्रथम प्रधान संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी को बनाया गया। कौन बने? डॉक्टर, यहां तक आ रहा है ना? श्याम सुंदर। चलिए इसको यहां कर दे रहे हैं। इसके प्रधान संपादक जो बनाए गए, प्रथम संपादक बनाए गए, वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी बनाए गए। याद रखिएगा कि हिंदी शब्द सागर जो स्थापित हुआ, इसके स्थापना के लिए दरभंगा नरेश लक्ष्मीश्वर ने 125 रुपये का चंदा दिया। इस हिंदी शब्द सागर को हिंदी का सर्वप्रथम मानक कोश की उपाधि से इसे नवाजा गया। और इस हिंदी शब्द सागर की जो स्थापना हुई थी, इसके प्रधान संपादक बनाए गए श्याम सुंदर दास। देखिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इसके पहले हमने एक बताया था, कौन अध्यक्ष बताया था? राधा कृष्ण दास जी को बताया था। प्रेमचंद भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास को नागरिक प्रचारणी सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। और इनको हिंदी शब्द सागर जो स्थापित हुआ, उसका प्रधान संपादक बनाया गया। याद रखिएगा। तो ये प्रश्न कंफ्यूजन कर दिया, उलझा दिया एक बार, तो उलझ जाएंगे। श्याम सुंदर मार्ग चले जाएंगे या तो फिर मारेंगे उनको। तो उलझिए मत। वो नागरिक प्रचारणी सभा के बनाए गए अध्यक्ष, और ये प्रधान संपादक बनाए गए किसके? हिंदी शब्द सागर के प्रधान संपादक बनाए गए। सन 1912 ईस्वी में यह शब्द सागर 96-97 पृष्ठ का 4 भागों में, मतलब 96 का 4 भागों में छपा था। यह शब्द सागर 4 भाग में छपा था। 4 भागों में छपा। कब? ये हिंदी शब्द सागर जो छपा था 4 भागों में, कब बना था? 1912 ईस्वी में। ये प्रत्येक भाग 96 पृष्ठ का था। ठीक है।
जो 4 भाग में छपा, हिंदी शब्द सागर की जो छपैया हुई, इसका प्रकाशन हुआ 1912 ईस्वी में। तो इस 1912 ईस्वी में यह 4 भागों में छपा था, याद रखिएगा। 96 पृष्ठ का 4 भागों में छपा था। याद रखिएगा, हिंदी शब्द सागर एक बृहत शब्द संग्रह है, प्रथम हिंदी का मानक कोश है। इसके प्रधान संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं। इसको स्थापित करने के लिए दरभंगा नरेश लक्ष्मीश्वर ने 125 रुपये का चंदा दिया और 1912 ईस्वी में यह हिंदी शब्द सागर 4 भागों में छपा था। ये छपा था, ठीक है, लिखा हूं, 4 भागों में छपा। प्रत्येक भाग 96 पृष्ठ का था। तो प्रत्येक भाग 96 पृष्ठ का था। यह 1912 ईस्वी में 4 भागों में छपा था। इसमें कुल उस समय 8,666 शब्द थे। 8,666 शब्द थे उस समय 1912 में, जब यह 96 पृष्ठ का यह हिंदी शब्द सागर छपा। तो उस समय यह 4 भागों में जब 96 पृष्ठ का छपा, तो उस समय इसमें 8,666 शब्द सम्मिलित किए गए थे। पूछता है यह कि यह कब छपा था हिंदी शब्द सागर, तो 1912 ईस्वी में शब्द सागर 4 भाग में छपा था, जिसमें 8,666 शब्द थे। यह प्रत्येक भाग 96 पृष्ठ का था। तो 96 पृष्ठ का 4 भागों में कुल 8,666 शब्द छापे गए। सन 1917 ईस्वी तक 15 कोश छपा था। 12 से 1917 तक कुल 15 कोश छपा, याद रखिएगा। 12 में जब छपा तो यह 4 था। उसके बाद 13, 14, 15 करते हुए 1917 तक आया। तो 1917 में यह 1917 तक, ठीक है, 17 तक, 1917 तक इसमें 15 कोश कुल छप गए। 15 कोश छप गए। और इस शब्द सागर का जो कार्य था 1900 में शुरू हुआ था, सन 1929 में, याद रखेंगे, ये पूछता है, 1929 ईस्वी में समाप्त हो गया। तो हिंदी शब्द सागर का जो कार्य था 1929 में समाप्त हो गया। श्री गदाधर सिंह ने एक पुस्तकालय दान में दिया था, जो अब देश की हिंदी की सबसे बड़ी पुस्तकालय, जिसका नाम है आर्य भाषा पुस्तकालय। आप बनारस में जाएंगे, वाराणसी, काशी में जाएंगे, तो वहाँ बीएचयू में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे आर्य भाषा पुस्तकालय है, जिसको गदाधर सिंह ने दान में दिया था। और उन्हीं को दान दी हुई पुस्तकालय आर्य भाषा पुस्तकालय के नाम से काशी में स्थापित हुई, जो शब्द सागर को समेटे हुए है। सारी चीजें आपको वहां उपलब्ध हो जाएंगी, वहां बहुत से लोग आपको मिलेंगे। तो ये हमने आपको आज हमने जो विषय शामिल किया था, उसमें नागरी प्रचारणी सभा से संबंधित जो प्रश्न है, इसकी स्थापना से संबंधित, इसके कार्य, इसने हिंदी को क्या योगदान दिया, हमने वो भी बताया। और साथ में इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इसने समय समय पर कौन कौन सी खोज किया, उसके बारे में बताया। सारे प्रश्नों को हमने बताया। अब आगे हम मिलेंगे नागरी प्रचारणी पत्रिका। अगला हमारा जो वीडियो बनेगी वह नागरी प्रचारणी पत्रिका थी, जिसको स्थापित किया गया था। ये पूछता है, बहुत ज्यादा प्रश्न बना है, नागरी प्रचारणी पत्रिका। अब पूछेगा कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी और नागरी प्रचारणी पत्रिका कब बनी थी, तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगली वीडियो हमारी होगी नागरिक प्रचारणी पत्रिका। और आज का हमारा था नागरिक प्रचारणी सभा और हिंदी शब्द सागर। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और इसका लाभ उठाएं, और अधिक से अधिक लोग ताकि लाभ उठा सके। जब आप शेयर ही नहीं करेंगे तो अधिक से अधिक कैसे लोग जानेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी होगी नागरिक प्रचारणी पत्रिका। तब तक के लिए
नमस्कार।